इन्वेस्टर्स वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के सेशन में वील बी लुकिंग एट टॉप 10 ओवर वैल्यूड कंपनीज अकॉर्डिंग टू रिवर्स डीसीएफ। हम जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स डीसीएफ है उसको सीखेंगे कि रिवर्स डीसीएफ का क्या मतलब होता है। इन साथ साथ हम जो कंपनीज हमें लगता है कि काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है उनकी भी बात करेंगे। एंड हम ये भी जरूर आपको बताएंगे कि ओवर वैल्यूड का ये मतलब नहीं कि वो कंपनीज कल ही नीचे जा रही हैं। ओवर वैल्यूड का ये मतलब है कि इन कंपनीज के जो बिजनेसेस हैं दे हैव टू बी इंच परफेक्ट। माने इन बिजनेसेस की जो अर्निंग्स ग्रोथ है दे हैव टू बी प्योरली परफेक्ट। माने 30-35% 40% टाइप कंपाउंडिंग इनकी अर्निंग्स के अंदर नेक्स्ट 6-7-8 ईयर्स के लिए आने चाहिए आज के इस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ बेसिकली दिस 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 इज व्हाट द मीनिंग ऑफ बेसिकली अगर स्टॉक एक ओवर वैल्यूड है तो उसके शायद से जो वैल्यूएशन है उसमें इतना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। बट अगर उसमें 35-40% अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है तो शायद से उसके बिजनेस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। एंड एक्चुअली में दो तरीके की इन्वेस्टिंग होती है। फर्स्ट तरीके की इन्वेस्टिंग क्या होती है कि अगर आप ऐसी कंपनी ले रहे हैं जहां पे आपको वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है देन दैट कंपनी हैज टू डिलीवर, देयर इज नो अदर चॉइस। तो जैसे आपको एग्जांपल देता हूं तो पेज इंडस्ट्रीज में 2016-2017 में जब वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 95 और या 100 की पीई पे चला गया था पेज इंडस्ट्री, तो उस टाइम पे वैल्यूएशन में क्या हुआ कि उस कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो काफी घट गई। एंड उसके बाद से पेज इंडस्ट्रीज वेंट थ्रू अ वेरी बैड डाउनटर्न फॉर नियरली 3 to 4 years। माने 3 से 4 साल के लिए पेज इंडस्ट्रीज में पैसा नहीं बना। सेकेंडली कुछ बिजनेसेस हैं जहाँ पे इवन दो वैल्यूएशन काफी महंगी हुई थी, अगर हम एस्ट्रल पॉलिटेक्निक की बात करें 2016-17 में, बट बिजनेस फिर भी अच्छा करते क्या वहां से उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था एस्ट्रल पॉलिटेक्निक का वहां से भी ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना हो गया। इस वजह से स्टॉक भी वहां से 7 से 8 गुना हो रखा है। सो सिंपली इस टर्म्स में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दो तरीके की इन्वेस्टिंग है। पहली इन्वेस्टिंग ऐसी है कि आप महंगा बिजनेस ले रहे हैं बट उसकी अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रहती है काफी सालों के। दूसरी तरीके की इन्वेस्टिंग क्या है कि आप एक बहुत सस्ता बिजनेस ले रहे हैं और आज उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके अंदर कुछ इतना ज्यादा बेक्ड इन नहीं है। एंड यहाँ पे जब अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग आती है, यहाँ पे जब काफी ज्यादा विजिबिलिटी आती है ग्रोथ की, then what ends up happening in second types of businesses is that you get re-rating as well। तो सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग के अंदर आपको एक तो पी री रेटिंग भी मिलती है एंड साथ साथ काफी फास्ट अर्निंग्स ग्रोथ भी मिलती है। तो ये दो तरीके की इन्वेस्टिंग है। एंड एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं एक्चुअली टू टाइप्स की इन्वेस्टिंग करता हूँ। एक तो मेरे पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज है जहाँ पे पीई इस टाइम पे काफी कम है एंड अर्निंग्स काफी स्ट्रांग आ रही है। तो एक मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ, एक हमारे पोर्टफोलियो में एक हॉस्पिटल है जिसकी कल ही अर्निंग्स अनाउंस हुई है। एंड उस हॉस्पिटल का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ था वो ऑलमोस्ट 30% के आसपास का था। व्हेरेas पोर्टफोलियो में हमारे एक ऐसी भी कंपनी है जहाँ पे उसका जो पी रेशियो है, जब हमने ली थी तो 55 की पी रेशियो थी। आज उस कंपनी का पी रेशियो 110 के आसपास है। बट अगेन वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग रह सकती है, बट इस टाइम पे हम सेल नहीं कर रहे तो इट इज इन द होल्ड कैटेगरी फॉर अस। तो ये डिफरेंट टाइप्स की इन्वेस्टिंग होती है। एंड एक और टाइप की इन्वेस्टिंग क्या होती है, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस। तो हम बात करते हैं, अगर मैं कोई ऐसी कंपनी ले लेता हूँ जिसकी पी रेशियो 25 to 30 टाइम्स के आसपास है एंड उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ है वो भी 20 to 25% के आसपास है, तो ऐसी कंपनी का जो पैक रेशियो है 1 to 1.5 टाइम्स के आसपास रहेगा। एंड इसको हम कहते हैं ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस। तो ऐसे हम एनबीएफसी भी ओन करते हैं एक दो, ऐसे में हम हॉस्पिटल्स भी ओन करते हैं, ऐसे में हम कुछ 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 केमिकल कंपनीज भी है पोर्टफोलियो में। एंड ऐसे में कुछ कुछ जो बेसिकली आजकल मतलब अगर हम देखें जो पूरा पूरा ट्रेंड चल रहा है म्यूजिक लाइसेंसिंग का, तो ऐसी वो भी हमारे कंपनीज में पोर्टफोलियो है व्हिच एक्चुअली आर गेटिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस। तो ये तीन टाइप्स की इन्वेस्टिंग होती है। सो जस्ट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो सो वी विल बी यूजिंग तिजोरी फाइनेंस। एंड अगर आपको तिजोरी फाइनेंस पे अगर साइन अप करना है सो यू कैन यूज द कोड SOIC015 एंड यू विल गेट अ 15% एडिशनल ऑफ। एंड इस एडिशनल ऑफ की कोई वो इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है, बट व्हाट यू कैन डू विद दिस सब्सक्रिप्शन इज कि जैसे हम ट्विटर के ऊपर कंपनीज के अपडेट लेते हैं वैसे ही सिमिलरली तिजोरी फाइनेंस में जो भी आप कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे आपको अपनी पोर्टफोलियो की कंपनीज के रियल टाइम जो भी बीएसई पे अपडेट्स आते हैं या फिर जो भी कोई ट्विटर पे पोस्ट करते हैं या कोई भी जो इन्फॉर्मेशनल चीज होती है आपको तिजोरी फाइनेंस की टाइमलाइन पे दिख जाएगी। सो इट इज लाइक द क्यूरेटेड ट्विटर फीड फॉर योर ओन कंपनीज। एंड सेकेंडली कोई भी लेटेस्ट बीएसई अपडेट आता है आपकी कंपनी का आपको वो भी दिख जाएगा। एंड कोई भी कंपनी का जो लेटेस्ट रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है तो आपको डेट ऑलरेडी पता लग जाएगी एंड साथ साथ अपना पोर्टफोलियो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। सो जस्ट बिफोर गोइंग इनटू द कॉन्सेप्ट एक बार हम समझते हैं कि एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। एंड अगर आपको वैल्यूएशन समझनी है तो मैं आपको दो बुक्स जरूर सजेस्ट करूंगा। एक तो है द बुक ऑफ वैल्यूएशन, ये जो मैकेंसी है उनकी बुक ऑफ वैल्यूएशन है, इसके काफी सारे एडिशन आ चुके हैं, आई थिंक फिफ्थ या सिक्स्थ एडिशन चल रहा है अभी। इसके पहले 250 पेजेस में आपको सजेस्ट करूंगा आप रीड कर लो।
सेकंड जो मैं आपको बुक इन सजेस्ट करूंगा दैट इज एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टिंग बाय माइकल मॉबसीन। एंड एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टिंग में व्हाट माइकल मॉबसीन टीचेस अस कि आज की जो स्टॉक का प्राइस है या आज जो स्टॉक का वैल्यूएशन है, आप एक्चुअली उसमें से ये चीज आप डिस्काउंट करके निकाल सकते हैं कि कितनी ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ या कितनी ज्यादा फ्री कैश फ्लो की ग्रोथ या कितनी कैश फ्लो की ग्रोथ आज के स्टॉक प्राइस के अंदर अज्यूम हो रही है। सो दिस इज वेरी सिंपली द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टिंग। सो एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टिंग क्या कहती है हमें, तो समझने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, इट इज रिवर्स ऑफ कंपाउंडिंग। तो डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट रिवर्स ऑफ कंपाउंडिंग के, कंपाउंडिंग का क्या मतलब है, चक्रवर्ती ब्याज। जैसे आज आप 100 रुपीज बैंक के अंदर डालते हैं एंड आपको 7% के आसपास हर साल मिलता है, या अज्यूम करते हैं 10% के आसपास हर साल मिलते हैं, एंड दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। माने आज 100 रुपीज है, अगले साल 110 रुपीज हो जाएगा, फिर उसके साल क्योंकि 110 पे 10% मिलेगा तो उसके अगले साल 121 रुपीज हो जाएगा। डिस्काउंटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका रिवर्स, कि आज से 2 साल बाद आपको अगर 121 रुपीज मिलते हैं, एंड अगर आज आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि अगर आज आपके पास 100 है, आपको 2 साल बाद 121 रुपीज मिले, तो आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला उस 2 साल के पीरियड में, तो आप उसको वहां से इन्वर्स कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 1.10 से 2 बारी डिवाइड करना है, आप 10% से डिवाइड करेंगे एंड आप आज 100 रुपीज पे आ जाएंगे कि 2 साल बाद 121 थे तो आज के वैल्यू में आपके पास 100 रुपीज आ जाएगी। तो सिंपली डिस्काउंटिंग इज रिवर्स ऑफ कंपाउंडिंग। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हमें क्या सिखाता है कि जब आप किसी कंपनी का आप डीसीएफ करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप कंपनी के कैश फ्लोज की जो ग्रोथ है वो अज्यूम करते हैं। सपोज करते हैं आपने 10 ईयर्स के लिए कैश फ्लो की ग्रोथ अज्यूम करी। मैं आपके साथ एक कहानी बनाता हूँ कि हम सपोज करते हैं कि हमने कोई कंपनी ले ली बाय द नेम ऑफ दीपक नाइट्राइट। एंड दीपक नाइट्राइट में हमने सोचा कि अभी ये केपेक्स हो रहा है, कंपनी फिनॉल के डाउनस्ट्रीम में जाएगी, साथ साथ फाइनेंस स्पेशलिटी का भी बिजनेस अच्छा करेगा बिकॉज दे आर गोइंग टू लॉन्च सम 50 to 100 केमिकल्स ओवर देयर, एंड ऑल दीज बिजनेसेस विल डू वेल। एंड हमें लगता है कि इस कंपनी में फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए 20% पर एनम का कैश फ्लो ग्रोथ आ जाएगा, एंड उसके बाद रिमेनिंग 5 ईयर्स में 15% पर एनम आएगा। फिर 10 ईयर्स के बाद इस कंपनी का जो टर्मिनल वैल्यू है, ये हर साल ये कंपनी का जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 2% के आसपास रहेगा टिल इन्फिनिटी। माने कि 10 साल के बाद इस कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो 2% रहेगी हर साल टिल द कंपनी इज अलाइव। तो उसको हम कहते हैं टर्मिनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट। एंड सारी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो टर्मिनल वैल्यू में ही होती है। माने 70% वैल्यूएशन कंपनी की टर्मिनल वैल्यू में होती है। आपने बिजनेसेस देखे होंगे लाइक अमरा राजा या एक्साइड जैसे बिजनेस देखे होंगे, आपने रेडियो सिटी जैसे बिजनेसेस देखे होंगे, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, एंड आपने और भी ऐसे बिजनेसेस देखे होंगे जो न्यूज़पेपर के अंदर है, जहाँ पे 2 3 4 5 की पी पे स्टॉक्स मिल रहे हैं, 10 11 की पी पे स्टॉक्स मिल रहे हैं। रीजन क्या है कि कोई भी एनालिस्ट इन कंपनीज की जो टर्मिनल वैल्यू का ग्रोथ रेट है उसको फोरकास्ट नहीं कर सकता। तो जब हम ये सारे कैश फ्लोज फोरकास्ट कर लेते हैं 10 साल के बाद और इन्फिनिटी के बियॉन्ड, तो हम उस सारे कैश फ्लो को डिस्काउंट करके आज लेके आते हैं कि अगर आज के रेट पे सपोज करते हैं, अगर आप डिस्काउंट रेट यूज करते हैं 10 या 12% का, या आप सोचते हैं कि 12% पे आप उन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं एंड आज आप उसको लेके आते हैं, तो डिस्काउंट रेट क्या है, बेसिकली आपका एक्सपेक्टेशन कि इतना रिटर्न तो बनना चाहिए कि अगर सपोज करते हैं कैश फ्लोज कंपनी के 20% से ग्रो कर रहे हैं, तो अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 12 13% के आसपास है तो आप वो वहां से डिस्काउंट करके लेके आएंगे। तो अज्यूम करते हैं आप 10% पे डिस्काउंट करते हैं उनको। तो आज मैं कहाँ हूँ, आज अगर वो सारे कैश फ्लोज अगर मैं आज डिस्काउंट करके ले आऊँ 10% के रेट पे, तो क्या आज कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे ज्यादा है या उससे कम है। तो ये आपको एक आइडिया देता है कि कितना गैप है बिटवीन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कंपनी एंड एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। रिवर्स डीसीएफ हमें क्या बताता है, रिवर्स डीसीएफ इस कॉन्सेप्ट को ही उल्टा कर देता है। रिवर्स डीसीएफ क्या कहता है कि आज का जो प्राइस है स्टॉक का, इसके अंदर क्या ग्रोथ एम्बेडेड है, कि इतनी ग्रोथ आएगी तभी ये प्राइस जस्टिफाई होगा, तभी आप पैसा बना पाओगे, तभी आपका रिटर्न बन पाएगा। दिस इज व्हाट रिवर्स डीसीएफ टीचेस अस। रिवर्स डीसीएफ इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ बेसिकली प्रोजेक्टिंग कैश फ्लोज। जब आप कैश फ्लोज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यू टेक अ लॉट ऑफ assumptions, whereas reverse DCF is exact opposite of projecting cash flows, because reverse DCF आपको क्या सिखाता है कि आज के इस वैल्यूएशन के अंदर एक स्टॉक में क्या बेसिकली रिटर्न, मतलब क्या इस स्टॉक के कैश फ्लो के अंदर ग्रोथ आनी चाहिए या उस बिजनेस के कैश फ्लो में ग्रोथ आनी चाहिए। सो सबने ये चीज हमें सिखाई है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट उस एक्सपेक्टेशंस को एक नंबर में कैसे लेके आएंगे, दिस इज व्हाट रिवर्स डीसीएफ टीचेस अस, कि एक्सपेक्टेशन को नंबर में कैसे लेके आते हैं। एंड बुक का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि बुक आपको क्या सिखाएगी, जो हम जब एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, कि एस्टिमेटेड प्राइस इंप्लाइड एक्सपेक्टेशन क्या है, फिर आप जो एक्सपेक्टेशन अपॉर्चुनिटीज कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर आप बाय सेल एंड होल्ड डिसीजंस कैसे कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं ऑलमोस्ट, पहले हम 5 कंपनीज का एनालिसिस करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यार वैल्यूएशन थोड़ी-सी ज़्यादा है। एंड लास्ट टाइम हमने अपने चैनल में सितंबर में एनालिसिस करा था हैप्पीएस्ट माइंड्स का, कैम्स का एंड सीडीएसएल का, एंड वहाँ से आई थिंक हैप्पीएस्ट माइंड और कैम्स दोनों ऑलमोस्ट 20% डाउन है। व्हेयरएज़ सीडीएसएल इज़ 10 टू 15 परसेंटेज के आसपास ऊपर है। बट आई थिंक बाकी कैम्स और हैप्पीएस्ट माइंड तो कुछ ज़्यादा ही उस टाइम पे ओवर वैल्यूड थी। अब एक बार हम एनालिसिस करते हैं ऐसी पहले 5 कंपनीज का जहाँ पे हमें लगता है वैल्यूएशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे इस टाइम पे मार्केट क्या बिगिन कर रही है? जस्ट अ मोमेंट। ऑलराइट, तो हम फर्स्ट कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू, राइट? सो ऑलमोस्ट इंडिया की, अगर मुझसे कोई चीज़ पूछे कि इंडिया की बेस्ट ऑटो एंसिलरी कंपनी कौन-सी है? मेरा सिंपल आंसर होएगा दैट इज़ सोना कॉमस्टार, राइट? बिकॉज़ दिस कंपनी इज़ टेकिंग इट्स ताइवानीज़ कंपेटिटर्स टू द क्लीनर्स। माने इस कंपनी के कोई कंपेटिटर्स नहीं है। बार-बार जो लोग कहते हैं कि मोनोपोली क्या कहते हैं, मोनोपोली कैसे बनाई जाती है, वो आपको इस कंपनी के बिज़नेस हिस्ट्री से सीखना चाहिए। बट अच्छा बिज़नेस एंड अच्छे स्टॉक के अंदर एक फ़र्क रहता है, बिकॉज़ अच्छे स्टॉक के लिए आपको फ़ेवरेबल वैल्यूएशन भी चाहिए होती है। इवन दो हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक के जो प्राइस को जस्टिफ़ाई करने के लिए इस बिज़नेस की अर्निंग्स ग्रोथ कितनी रहनी चाहिए या कैश फ्लो ग्रोथ कितनी आनी चाहिए। इवन दो दिस इज़ अ वंडरफुल कंपनी, तो एक बारी हम ये बात कर लेते हैं कि क्या आज इस कंपनी में एक्सपेक्टेशन एम्बेडेड है। तो हम सीधा रिवर्स डीसीएफ के कैलकुलेटर पे आएँगे तिजोरी फाइनेंस में। एंड यहाँ पे हम सिंपली कुछ अजम्पशंस लेंगे जिससे थोड़ा हम सीख पाएँ कि आज क्या इस कंपनी के जो वैल्यूएशन है उसके अंदर आज आज स्टॉक प्राइस में कंपनी के क्या एम्बेडेड है वैल्यूएशन में। तो पहले हम अजम्पशन लेते हैं, अगर हम कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे, तो हम सिंपली अज्यूम कर लेते हैं कि इस कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 253 करोड़ के आसपास का था। व्हेयरएज़ अगर हम कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, आई थिंक आई विल जस्ट शो यू द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द कंपनी। फिर हम कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं 2020 के अंदर, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 360 करोड़ का था। क्योंकि ये बी टू बी बिज़नेस है, तो यहाँ जैसे हम देख सकते हैं कि 360 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। व्हेयरएज़ इस कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो ऑलमोस्ट 253 करोड़ का है। तो मानिए जो कैश कन्वर्जन है फ्रॉम नेट प्रॉफिट टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, तो कैश कन्वर्जन इस कंपनी का कुछ ऑलमोस्ट 80 टू 85% के आसपास का है, व्हिच इज़ बिकॉज़ कि ये बी टू बी बिज़नेस है। तो एक बारी हम जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है 360 करोड़ का, क्योंकि 1-2 साल कोविड था तो कंपनी हिट थी। तो हम एक बारी 360 करोड़ पे रिवर्स डीसीएफ करके देखते हैं। अभी हम थोड़ा अग्रेसिव हो रहे हैं, हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन को नहीं ले रहे। हम एक बारी 360 करोड़ पे नेट प्रॉफिट पे इसका रिवर्स डीसीएफ करके देखते हैं कि आज कंपनी की जो वैल्यूएशन है, उसपे आपको क्या अर्निंग्स ग्रोथ चाहिए 10 इयर्स के लिए। एंड यहाँ पे हम सिंपली डालते हैं कि आपका डिस्काउंट रेट 12% है। हम अज्यूम करते हैं कि हमें 12% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए इस इन्वेस्टमेंट से। एंड हम ये अज्यूम करते हैं कि आज कंपनी का जो पीई मल्टीपल है 124 125 टाइम्स के आसपास का है। हम ये अज्यूम करते हैं कि कंपनी का पीई मल्टीपल आफ्टर 10 इयर्स ऑलमोस्ट 50 टाइम्स के आसपास का रहेगा। क्योंकि अब अभी अभी हम अर्निंग्स के ऊपर कर रहे हैं, तो हम थोड़ा-सा अग्रेसिव हो रहे हैं अपनी असम्पशन्स में, क्योंकि अर्निंग्स पे आपको जनरली रिवर्स डीसीएफ करना नहीं चाहिए। पर अगर आपको इस स्टॉक से 12% का रिटर्न चाहिए पर एनम, देन दिस कंपनी हैज़ टू डिलीवर बेसिकली सॉर्ट ऑफ 19.7% ग्रोथ रेट फॉर द नेक्स्ट डेकेड। माने 20% का जो ग्रोथ रेट है इस कंपनी को नेक्स्ट डेकेड के लिए डिलीवर करना है। व्हेयरएज़ अगर हम सेम ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बेसिस पे करते हैं, दैट इज़ 260 करोड़ के बेसिस पे करते हैं, तो अगर 12% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उसमें ऑलमोस्ट 23.5% पर एनम की ग्रोथ रहनी चाहिए। नाउ आई थिंक वेदर इट इज पॉसिबल फॉर सोना कॉमस्टार टू डू दिस या सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स टू डू दिस, द आंसर सीम्स टू बी yes टू, एंड द आंसर सीम्स टू बी नो एज वेल। yes क्यों कह रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज दिस इज द बेस्ट लिस्टेड ऑटो एंसिलरी कंपनी इन इंडिया बाय फार इन माय ओपिनियन। एंड यहाँ पे बस प्रॉब्लम क्या है कि इस टाइम पे जो हेडलाइन मल्टीपल है दैट इज टू एक्सपेंसिव। तो ये आज एक्सपेक्टेशंस थोड़ी स्टॉक के लिए ज़्यादा है इस बिज़नेस के लिए डिलीवर करने के लिए, बट इज़ इट पॉसिबल? इट कुड बी। तो शायद से नियर टर्म में द बिज़नेस कुड बी ओवर वैल्यूड, बट दिस इज़ समथिंग दैट आई एम आल्सो ट्रैकिंग वेरी वेरी क्लोजली कि इफ आई गेट दिस एट अ चीप मल्टीपल, अगर काश मार्केट में करेक्शन आ जाए, हम होप और प्रे करते हैं ऐसा कुछ कभी कुछ हो। इफ वी गेट दिस एट अ चीप मल्टीपल, देन दिस इज वन कंपनी दैट वी आर ट्रैकिंग वेरी क्लोजली in spite of a higher valuation to begin with, कि 23-24% की ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर ग्रोथ आनी ही आनी चाहिए फॉर नेक्स्ट डेकेड आपको यहाँ से 12% रेट ऑफ रिटर्न कमाने के लिए। पर इस कंपनी का इस टाइम पे एक अच्छी चीज क्या है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स में, कि आज जो इनकी नेट ऑर्डर बुक है दैट इज मोर देन 11x ऑफ देयर रेवेन्यू। तो 3-4 साल की अर्निंग्स की विजिबिलिटी काफी स्ट्रॉग है। तो टिपिकली ऐसी कंपनीज के अंदर कभी कभी मल्टीपल करेक्शन नहीं होती, बट इस टाइम पे आई हैव नेवर सीन
कि कोई B2B बिजनेस या ऑटो एंसिलरी कंपनी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कभी 125-130 की पी पे ट्रेड करे। शायद से स्केर्सिटी प्रीमियम भी है, बट धीरे-धीरे करके जैसे और भी कंपनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल में आती हैं ऑटो एंसिलरीज़, तो शायद से स्केर्सिटी प्रीमियम भी कम हो सकते हैं, तो हमें इसको बहुत क्लोज़ली ट्रैक करना पड़ेगा। So now after Sona BLW, let's look at the second business which is very very famous with the retail investors as well. That is Clean Science and Technology. So हमने ये कंपनी आईपीओ के टाइम पे एनालिसिस करी थी। मैं आपको आईपीओ के टाइम पे एनालिसिस में ही बता दिया था कि दिस इज बाय फार द बेस्ट लिस्टेड केमिकल स्टॉक इन इंडिया, क्योंकि कुछ वैल्यूएशन के अलावा जो इनका प्रोसेस केमिस्ट्रीज या कम्पिटिटिव एडवांटेज है दैट इज द बेस्ट। पर एक बारी रिवर्स डीसीएफ करके देखते हैं इस कंपनी का, तो हम एक बारी फिर अर्निंग्स के ऊपर रिवर्स डीसीएफ करेंगे एंड जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है उसके ऊपर करेंगे। यूजुअली हमें फ्री कैश फ्लो पे करना चाहिए, बट दीज कंपनीज आर ग्रोइंग, इस वजह से हम कैश फ्लो के ऊपर एक बारी करने की ट्राई करके समझने की देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस कंपनी का जो कंसोलिडेटेड के अंदर नेट प्रॉफिट कितना है, तो पहले भाई प्रॉफिट पे करके देखते हैं। 204 करोड़ के आसपास का, वेराज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी 193 करोड़ के आसपास का है। तो सिंपली हम यहाँ पे आते हैं, तो आई थिंक 204 करोड़ कंसोलिडेटेड इस कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ प्रॉफिट है। एंड हम अगेन अज्यूम करते हैं कि हमें इस इन्वेस्टमेंट से 15% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। एंड हम ये सोचते हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स इस कंपनी को 40 का पी मिलता है, यहाँ सब अज्यूम करते हैं 45 का पी मिलता है। तो आज जैसे अगर हम पीआई इंडस्ट्रीज की बात करें जो एग्रोकेमिकल में बेस्ट लिस्टेड इंडियन कंपनी है, तो आज वहाँ पे भी 45-48 का मल्टीपल मिल रहा है। तो अगर हम क्लीन साइंस की बात करेंगे तो फॉर नेक्स्ट डेकेड दे हैव टू डिलीवर अ 25% रेट ऑफ रिटर्न इन देयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ। अगर ये अर्निंग्स ग्रोथ इनकी 25% पर एनम के आसपास नहीं रही, देन आपका 15% रेट ऑफ रिटर्न नहीं बनेगा। Whereas अगर आपको 12% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो देन आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग दिस कंपनी हैज टू डिलीवर 22% अर्निंग्स ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट डेकेड, राइट? कि पूरे 10 साल के लिए इतना अर्निंग्स ग्रोथ तो इस कंपनी को डिलीवर करना पड़ेगा। अब आप अपने आप से ये पूछिए कि इन कंपनीज को इतना हाई वैल्यूएशन क्यों मिलता है? सिंपल रीजन इज बिकॉज दीज कंपनीज का जो टर्मिनल वैल्यू, मैंने जैसे आपको बिगनिंग में बताया था कि एनालिस्ट काफी श्योर है कि ये कंपनीज 10-12 साल बाद सर्वाइव करेंगी, तो फोरकास्ट करना ज्यादा आसान हो जाता है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे एक मिस्टेक भी होती है कि कभी-कभी हम अपने फोरकास्टिंग में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं एंड वैल्यूएशन हमें काफ़ी थोड़ी अनाप-शनाप हो जाती है। एंड इन कंपनीज़ के अंदर जो फ्री फ्लोट होता है दैट इज़ आल्सो कॉर्नर्ड। स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं इस कंपनी में, फ्री फ्लोट कॉर्नर्ड रहता है, जिस वजह से जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं वो शेयर सेल नहीं करते। तो जिस वजह से आई थिंक सप्लाई कंट्रोल रहती है और डिमांड कांस्टेंट रहती है। दिस इज़ व्हाई इट आल्सो लीड्स टू अ हायर वैल्यूएशन। बट कभी ना कभी ये जो बबल ऑफ हायर वैल्यूएशन होता है दिस आल्सो गेट्स पंक्चर्ड जब भी ग्रोथ अवे जाती है। तो ऐसे स्टॉक्स में आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे ग्रोथ अगर थोड़ी-सी भी चली गई, देन दीज़ स्टॉक्स एंड अप बिकमिंग ग्रोथ ट्रैप्स, कि आप ग्रोथ लेके आए थे बट ग्रोथ आई नहीं। तो ये चीज़ें आपको एक्सपेक्टेशन को बहुत आराम से समझना पड़ेगा इन स्टॉक्स की। तो एक बारी अगर हम कैश फ्लो पे करके देखें, तो कैश फ्लो के बेसिस पे अगर 15% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए डेकेड के लिए, तो देन अगेन 25% कंपाउंडिंग इन ऑपरेटिंग कैश फ्लो माँगती है ये कंपनी। अगर हम 12 पे करके देखें तो 22% के आसपास माँगती है। So again, seems to be expensive because एक डेकेड में 10x प्रॉफिटेबिलिटी करना यहाँ से it's a little challenging, right? So this is with क्लीन साइंस। क्लीन साइंस के बाद, क्योंकि क्लीन साइंस में एक चीज आपको और भी देखनी पड़ेगी कि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी पे बहुत नीश केमिकल्स में ऑपरेट करते हैं। तो विनीति ऑर्गेनिक्स में भी सेम प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नीश केमिकल्स में ऑपरेट करते हैं, तो आप जब भी नई केमिस्ट्री लाइन में जाते हैं तो आपके मार्जिन घट जाते हैं, आपका आरओसी घट जाता है, जैसे अभी विनीति के अंदर हो रहा है। सेम प्रॉब्लम क्लीन साइंस के अंदर भी आ सकती है। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं, बट दैट इज बाय द नेम ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड्स एंड टेक्नोलॉजीज। सो सिमिलर स्टोरी, अगेन अ वेरी फेम्ड stock, and again a company where promoter is awesome, that Mr. Ashok Soota is like literally one of the best IT promoters that is there. I think he was also the co-founder of Mindtree, and Mindtree was literally an epic IT company after, like, even during the time of .com bubble. माइंडट्री की क्या स्टोरी है कि जिन लोगों ने 2000 में भी लिया था माइंडट्री एंड 2008 में बेचा, इवन दे मेड अ फोर बैगर इन स्पाइट ऑफ पेइंग अ 150-160 टाइम्स पी रेशियो, राइट? तो इतनी अच्छी कंपनी थी। बट हैप्पीएस्ट माइंड्स के केस में आज क्या है कि पी रेशियो 105 टाइम्स की है। तो डेफिनेटली जब हमने लास्ट हैप्पीएस्ट माइंड्स का एनालिसिस करा था 14 सितंबर को या 15 सितंबर को, तब स्टॉक प्राइस भी वाज 1500 रुपीज। आज स्टॉक प्राइस इज क्लोज टू 1150 रुपीज। एंड वन थिंग टू बी वेरी सर्टन ऑफ, जब हम हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करते हैं, तो इफ यू जस्ट लुक एट द कंसोलिडेटेड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, तो ऑलमोस्ट इस टाइम पे 144 करोड़ के आसपास का है।
नाउ हैप्पीएस्ट माइंड के केस में क्या है, सिंजीन की तरह हैप्पीएस्ट माइंड इज वन ऑफ द ओनली परहैप्स कंपनी इन द इंडियन लिस्टेड स्पेस व्हिच इज कन्वर्टिंग 95 to 99% ऑफ EBITDA इनटू प्रॉफिट्स, सो इट इज समथिंग दैट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या रहती है हैप्पीएस्ट माइंड्स के केस में, दैट इज अगेन ऑफ वैल्यूएशन। तो पहले हम यहाँ इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है दैट इज 144 करोड़, एक बार डाल के देखते हैं कि इसका इस कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अगर 144 करोड़ का है, फ्री कैश फ्लो भी इस कंपनी का 143 करोड़ है, क्योंकि आईटी कंपनीज में ज्यादा केपेक्स का स्पेंड नहीं होता। तो यहाँ पे हम फ्री कैश फ्लो को लेके देखते हैं एक बार, दैट इज 143 करोड़। एंड यहाँ पे अगेन हम सिमिलरली डिस्काउंट रेट देते हैं 15% रेट ऑफ रिटर्न का। 15% अगर निफ्टी दे रही है तो 15% तो हमारा मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए रिवर्स डीसीएफ के अंदर, कितना रिटर्न तो आए। एंड वी अज्यूम कि आफ्टर अ डेकेड इस कंपनी को 35 का पीई मिलता है, विच इज इन लाइन विद कि अगर इस कंपनी का बेस काफी बड़ा हो गया तो लंबे समय में आईटी बिजनेसेस को बहुत ज्यादा पी रेशियो नहीं हमने मिलते हुए देखा, अज्यूम करते 35 का मिलता है। देन यू आर अज्यूमिंग कि हैप्पीएस्ट माइंड्स का जो टर्मिनल वैल्यू तक 10 इयर्स का जो फ्री कैश फ्लो ग्रोथ है दैट शुड बी समवेयर क्लोज टू 28% पर एनम। नाउ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्या आपको ये सस्ता लगता है या महंगा लगता है कि a company has to grow its free cash flow by more than 14 to 15x within a span of decade, whether it is even possible to do this or whether it is cheap. So this is the case of happiest minds, and again I think this stock, so either it will go through time correction or it will go through price correction, क्योंकि आई थिंक जो वैल्यूएशन है स्टॉक की इस टाइम पे इट हैज बिकम a little more stretch as even compared to Sona BLW or Clean Science right now. So this is with happiest minds. Now again one more company that we'll take. So this is one of those companies which has done well in the past. Then it went through a time correction of almost 4 to 5 years. That is a company by the name of Page Industries. तो जब हम पेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, सो सिमिलर टू बेसिकली जब हम पेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो अगेन इट हैज ऑलमोस्ट 20% मार्केट शेयर इन मेंस इनरवेयर एंड 7% मार्केट शेयर इन विमेन्स इनरवेयर। बट धीरे-धीरे प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है पेज इंडस्ट्रीज के साथ भी कि जो कम्पिटिटर्स भी हैं लाइक लक्स इंडस्ट्रीज, रूपा की बात करें या अगर हम डॉलर की भी बात करें तो एवरीवन हैज सीन पेज इंडस्ट्रीज प्लेबुक। तो पेज इंडस्ट्रीज को अब धीरे-धीरे वापस अपना जो मतलब इनको धीरे-धीरे दूसरी एडजेंसीज में जाना पड़ेगा। जैसा आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जब बहुत भयंकर ओवर वैल्यूएशन हुई थी स्टॉक में, तो इट वेंट टू ऑलमोस्ट 36,000 रुपीज़ एंड देन फ्रॉम देयर इट ऑलमोस्ट कंसोलिडेटेड फॉर ऑलमोस्ट अ स्पैन ऑफ 4 इयर्स, राइट? तो ऑलमोस्ट 2018 से लेके 2022 तक इट कंसोलिडेटेड एंड रिसेंटली जाके इट हैज़ सॉर्ट ऑफ बेसिकally क्रॉस्ड द प्रीवियस हाई of 36,000 rupees, and it is at currently 43 to 44,000 rupees। तुम्हारे 4-5 साल में इतना रिटर्न नहीं बना कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे हम सिंपली जाके एक चीज चेक करते हैं पेज इंडस्ट्रीज के केस में। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितना आपको लगता है कि आज भी कितना ज्यादा जो ग्रोथ है एम्बेडेड है कंपनी की वैल्यूएशन के अंदर, एंड क्या कंपनी उस ग्रोथ रेट को अचीव कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। So let's simply look at just a second. So let's just simply look at the net profit of the company that is of 441 crores। तो आप ऐसा भी देख सकते हैं कि जब कंपनीज का बेस साइज बड़ा होता है, जब कंपनीज का बेस का साइज बड़ा होता है, जब कंपनी साइज में भी बड़ी हो जाती है तो सिंपली आप ये चीज देख सकते हैं कि 2015 के अंदर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 196 करोड़ का था। वहां से डबल होने के लिए कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स लगे। बट आज फास्ट फॉरवर्ड ऑलमोस्ट 3 इयर्स में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो डबल नहीं हुआ। पार्ट ऑफ द रीजन इसकी कोविड भी था, बट बिटवीन 2019 टू 2020 सिर्फ एक ही क्वार्टर था कोविड का, पर उसमें भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर डी ग्रोथ हुई। एक टाइम था जब पेज इंडस्ट्रीज में इतनी भयंकर ग्रोथ होती थी कि हर 2 साल के अंदर ही आपका जो पैट है कंपनी का डबल हो जाता था। तो दिस वाज एक्चुअली अ टाइम पीरियड व्हेन एक्चुअली दिस यूज्ड टू हैपन। अगर हम कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो को भी देखते हैं तो फ्री कैश फ्लो भी आज 442 करोड़ से 539 करोड़ का, 682 करोड़ का। यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं कंपनी का, तो लास्ट 4 इयर्स में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डबल नहीं हुआ, 453 करोड़ से 580 करोड़ के आसपास है। सो आई थिंक दिस इज हाफ ईयरली बेसिस पे, तो भी 900 करोड़ के आसपास नहीं हुआ। बट एक टाइम था जब इस कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हर 2 साल के अंदर डबल हो रहा था। सो बेस इफेक्ट इज एक्चुअली रियल, माने जब आपका साइज एक स्टेज के बाद बहुत बड़ा हो जाता है तो देन आपको ग्रोथ के अंदर चैलेंजेस आते हैं। तो एक बार हम पेज इंडस्ट्रीज के अंदर आज देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन है। सो फर्स्ट लेट्स टेक द पैट ऑफ द कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या एक्सपेक्टेशन है।
कि कंपनी के पैट में कितनी ग्रोथ आनी चाहिए, तो 441 करोड़ की अर्निंग्स है एंड लेट्स अज्यूम कि 15% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए किसी इन्वेस्टर को, तो यहाँ पे अगर हम टर्मिनल वैल्यू अज्यूम करते हैं कि 40 का पी मिलता है कंपनी को आफ्टर अ डेकेड। सो अगेन वन थिंग टू रिमेंबर कि 10x इन 10 इयर्स यहाँ से इस कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ आनी चाहिए, विच सीम्स टू बी अ लिटिल चैलेंजिंग, क्योंकि जो सेल्स का ग्रोथ था इस कंपनी का, सेल्स ग्रोथ आज उस स्पेस पे नहीं ग्रो कर रहा जितना एक टाइम पे इस कंपनी का सेल्स ग्रो करता था। तो आप जैसा कि चेक कर सकते हैं कि एक टाइम पे 2013 से लेके 2016 में इस कंपनी का सेल डबल हुआ था, whereas since 2016 till today आज भी कंपनी का सेल वहां से डबल नहीं हुआ विद इन लास्ट 5 इयर्स, राइट। सो जो सेल्स ग्रोथ थी कंपनी की उतनी ज्यादा फास्ट नहीं रही, क्योंकि और भी कंपेटिटर्स आ गए, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। एक टाइम पे पेज के इतने स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स नहीं थे, अब क्या हुआ है कि जो पुराने कंपेटिटर्स थे दे हैव वोकन अप एंड वो लोग भी ब्रांड पे स्पेंड कर रहे हैं। लक्स इंडस्ट्रीज इज आल्सो स्पेंडिंग अ लॉट, रूपा भी बहुत स्पेंड कर रही है, दोनों कंपनीज अब वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो अगेन एक टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं था, बट आज के टाइम पे कंपटीशन काफी स्ट्रॉन्ग है पेज का। सो आई थिंक कि वो जो ग्रोथ रेट जो काफी फास्ट था, अगर आपको 10% टाइप्स रेट ऑफ रिटर्न चाहिए या 6-7% टाइप्स रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो इतना तो स्टॉक के अंदर शायद से बन सकता है, बट इतना तो एफडी में भी बन जाता है। आई थिंक निफ्टी को बीट करना पेज इंडस्ट्रीज के लिए लाइक इन द नेक्स्ट 10 years could be very very difficult as compared to the last 10 years, even 2015 से लेके 2018 से लेके यहाँ अगर हम 2015 से भी बात करें, राइट, तो सॉरी अगर हम 2018 से लेके अभी तक की बात करें, ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो चुके हैं, पेज इंडस्ट्रीज का रिटर्न निफ्टी से ज्यादा नहीं है, निफ्टी से कम ही है। So this is also one of those companies which has a little high valuation, basically when we compare it with Nifty, कि Nifty जितना रिटर्न थोड़ा मुश्किल है। Now coming to the next one, which is a little bit controversial because stock has always done good, and again it's a wonderful company, no doubt, almost wonderful promoter, and so name of the company is Avenue Supermart, and again it's a retailer, and it's a retailer which trades at a PE multiple of 170-180 times, and one thing to be careful of when we talk about DMart is कि whenever someone has called it expensive, it has still made money. But I think this time overvaluation has just got too much, right? पिछली बारी भी अगर 70-80 की बीई पे था तो 25-30% ग्रोथ थी, फिर भी एक आप जस्टिफाई कर सकते थे, बट अब इस बार it has crossed 180 times earnings and EV to EBITDA is of more than 70 to 80 times. So this time justifying the valuation has become very 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 difficult for anyone who's an investor in this. तो सिंपली हम एक बारी एवेन्यू सुपरमार्ट का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, हम एक बारी हम इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही कर रहे हैं बिकॉज बिकॉज बिजनेस इज इन्वेस्टिंग, तो हम एक बारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एंड पैट पे करेंगे। तो हम सिंपली ये देख रहे हैं कि पैट का क्या रिवर्स डीसीएफ का एक्सपेक्टेशन है कि अर्निंग्स में इतना ग्रोथ आना चाहिए। तो सिंपली हम अगर करते हैं कि हमें 15% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए इस स्टॉक से, एंड वी जस्ट अज्यूम कि आफ्टर अ डेकेड दिस कंपनी ट्रेड्स एट अ पीई मल्टीपल ऑफ 40 times, then you're assuming a earnings growth of 32% for a decade. That is almost a 15 bagger in earnings. So that is what anyone is assuming. अगर हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो 1380 करोड़ का कैश फ्लो है, तो वी आर अज्यूमिंग कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो इस कंपनी का ऑलमोस्ट यहाँ से अगेन 13 to 14x ग्रो करना चाहिए। Whether this can happen or this cannot happen, we are not the ones to judge. बट इट डज सीम एक्सपेंसिव इन टर्म्स कि अगर बिजनेस के एग्जीक्यूशन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, then these companies tend to also get derated very very quickly or they tend to go through time correction. See, अब प्रॉब्लम क्या है कि एक फंड मैनेजर के आप पर्सपेक्टिव से सोचो, इफ ही बाइज डीमार्ट एंड इफ ही गो थ्रू टाइम करेक्शन ऑफ 3 years एंड उसका रिटर्न नहीं बनता, सो ही कैन जस्ट ऑलवेज से कि वी बॉट डीमार्ट, राइट, एंटायर वर्ल्ड वाज बाइंग डीमार्ट। तो इंस्टीट्यूशनल इंपेरेटिव्स भी रहता है ऐसी कंपनीज में, एंड अगेन यहाँ पे फ्लोट नहीं है, तो हमने एसओआईसी स्टूडेंट्स के साथ, एसओआईसी ट्राइब मेंबर्स के साथ फ्री फ्लोट पे वेबिनार करा था, जिसमें हमने सिखाया था कि ऐसे स्टॉक्स के अंदर क्या कॉन्सेप्ट रहता है, एंड दैट वेबिनार इज अ पार्ट ऑफ एसओआईसी मेंबरशिप व्हिच इज देयर ऑन द डैशबोर्ड। एंड वही नहीं, ऑलमोस्ट वी हैव डन 15 webinars on sectoral analysis and basically different master classes. All of them are a part of SOIC membership. So next company we'll go to, so अभी तक we have covered almost 4 to 5 companies. Clean Sciences cover होगी हमारी, Avenue Supermarts cover हो गया, Sona BLW like cover हो गया,
देन हमने फिर हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात कर ली, तो 4 कंपनीज के आसपास हमारी कवर हो गई है, एंड डीमार्ट भी कवर कर लिया। Next company I'll go to is a little controversial, but I again think it will be very difficult to grow from here. So that is Hindustan Unilever. So already valuations have started correcting. 62, 63 की P पे आ गए. So I've been very vocal about Hindustan Unilever and Dabur for last 3 to 4 years. कि इन कंपनीज में इवन तो लॉन्जेविटी है, बट इन कंपनीज में अब एक्सपोनेंशियल अर्निंग्स जा चुकी है। बिकॉज जिस कैटेगरीज में ये हैं, आप सिंपली जाके होमवर्क कीजिए कि जिन कैटेगरीज में ये कंपनीज प्रेजेंट है, वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि आज उन कैटेगरीज के अंदर पेनिट्रेशन रेट 95-90% है। माने अगर हम टूथपेस्ट की बात करें, अगर हम कोलगेट की बात करें, तो 99% जनता आज कोलगेट यूज कर रही है या टूथपेस्ट यूज कर रही है। तो पेनिट्रेशन बढ़ाना काफी डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है कि आपको प्रोडक्ट्स प्रीमियमाइज करने पड़ेंगे। तो अगेन कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर एक बार हम चेक करते हैं इस कंपनी का। एंड सिमिलरली हम इस कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो पे हम ऐसी कंपनी को हम देख सकते हैं। इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो है 8,471 करोड़ के आसपास का। दैट दिस कंपनी हैज अ फ्री कैश फ्लो ऑफ 8,471 करोड़। यहाँ पे हम फ्री कैश फ्लो पे क्यों ले रहे हैं, दूसरी कंपनीज को कैश फ्लो और नेट प्रॉफिट पे क्यों ले रहे थे, क्योंकि वहाँ पे फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन माइनस नेट केपेक्स, की कंपनी केपेक्स कितना कर रही है, देन दैट गिव्स यू फ्री कैश फ्लो टू फर्म, राइट, कि फ्री कैश फ्लो टू फर्म में इतना है। तो यहाँ पे क्या है कि इतना केपेक्स नहीं है, ऑलरेडी स्टैब्लिश कंपनी है, एंड इट्स अ स्लो एंड स्टेडी बिजनेस, स्टॉलवर्ट कैटेगरी में हम इन बिजनेस को कह सकते हैं। एंड अगर यहाँ से किसी इन्वेस्टर को अगर एक 12% रेट ऑफ रिटर्न भी चाहिए, सो अगर इस कंपनी का हम अगेन अज्यूम करते हैं कि 60 के आसपास, या अगर हम 50 के आसपास का अज्यूम करते हैं कि यहाँ से टर्मिनल मल्टीपल रहता है, सो अगेन टू गेट अ 12% रेट ऑफ रिटर्न, अगर 50-60 के आसपास का टर्मिनल मल्टीपल रहता है, देन सीम्स टू बी कि 10-12% का रेट ऑफ रिटर्न तो इस कंपनी के अंदर बन ही जाएगा। सो दिस इज व्हाई वी कॉल दीज कंपनीज एज स्टॉलवर्ट्स। स्टॉलवर्ट्स माने कि जीडीपी के रेट ऑफ रिटर्न पे ग्रो करते रहेंगे। बट अगर हायर या फास्टर रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो 16-17% के आसपास फ्री कैश फ्लो में ग्रोथ आनी चाहिए। जो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आज के बेसिस से, क्या आज जहां पे आज कंपनी खड़ी है, क्या आज से वो रेट ऑफ रिटर्न इस कंपनी के अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता। एंड एनीवेज इस कंपनी के अंदर 20-25-30% का आपको रिटर्न मिलना काफी मुश्किल है, बिकॉज बेस काफी बड़ा है, एंड क्योंकि पेनिट्रेशन प्रोडक्ट्स की बहुत हो चुकी है, it ends up becoming difficult for such type of businesses जहाँ पे large base है, penetration बड़ा हो चुका है, slow growing companies है, anyways it ends up becoming difficult for such companies to compound at a fast rate. So this is something that you have to be wary and aware of. कि as an investor जब आप you don't fall for narratives, and you actually end up buying companies where the path for those returns are clear. Now second, one more company that we have is Latent View Analytics. So again, recent IPO, obnoxious multiples, good business, not such a great business, मतलब good business है, उतना खराब business भी नहीं है। एंड सिंपली अगर हम रिवर्स डीसीएफ करते हैं लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का भी, तो यहाँ पे भी हम फ्री कैश फ्लो ले सकते हैं इस कंपनी का, बिकॉज अगेन इट्स एन आईटी कंपनी, एंड आईटी कंपनीज में इतना ज़्यादा केपेक्स नहीं रहता। सिंपली इफ वी डू कि हमें अगर यहाँ से 15% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, एंड अगेन आईटी बिजनेसेस में लॉन्ग टर्म जो मेच्योर पी इन कंपनीज को मिला है वो 30-35 टाइम्स के आसपास का है। तो सिंपली यहाँ से इम्प्लाइड ग्रोथ रेट क्या है इस कंपनी का कि 20% के आसपास से फ्री कैश फ्लो के अंदर ग्रोथ आनी चाहिए। सो विच इज अगेन लिटिल डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि क्या ये आएगी भी या नहीं आएगी, बिकॉज सी है क्या कि आईटी इटसेल्फ गोज थ्रू साइकिल्स, कि 3 साल की सुपर साइकिल या 4 साल की सुपर साइकिल, देन अगेन 1 or 2 years फ्लैट, देन 3-4 साल की सुपर साइकिल, देन अगेन 2-3 years फ्लैट। तो आईटी बिजनेसेस को अगर आपको मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्पेशली प्राइस में चाहिए, तो आपको शायद से डाउन साइकिल में लेने की जरूरत है। बट आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिजनेस में चाहिए, then you really look at IT businesses like Coforge, or you really look at IT businesses like Larsen and Toubro Infotech, or you really look at IT businesses like Mindtree अगर आप tier 2 में देख रहे हैं, because these companies are there with all the hyperscalers, right? So अगर हम LTI की बात करें, हैंड्स डाउन बेस्ट लिस्टेड टीयर 2 आईटी सर्विसेज कंपनी, तो यहाँ पे काफी रेट ऑफ रिटर्न, मतलब अगर आप बिजनेस के अंदर देख रहे हैं तो बन सकता है। Whereas if you talk about IT businesses जहाँ पे वेरिएंट परसेप्शन हो सकता है, आज बिजनेस इतना अच्छा अंडरस्टूड नहीं है पर रेट ऑफ रिटर्न बन सकता है, that those are businesses like Intellect Design Arena, कि आज भी it's a SaaS company which trades at a PE multiple of 25-30 टाइम,
which is cheaper, which is cheap as compared to other software as a service company. So if it really scales its margins, अगर 30-32% के आसपास EBITDA margin जाता है, अगर हम बात करते हैं इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना की, then it seems to be very cheap at these valuations. तो इन टाइप की आपको चीजें देखनी पड़ेंगी. या अगर आप TCS जैसा देख रहे हैं तो TCS में आपको पता है 12-13% रेट ऑफ रिटर्न ऐसे बन जाएगा, 2-3% फालतू आपको डिविडेंड या जो शेयर बायबैक्स है उनसे मिल जाएगा. So those type of companies are there. Currently, don't go overboard in IT because if we enter through a soft patch of earnings, so companies which have 110, 120, 130 types earnings multiple, these might get derated very, very drastically. So just be a little careful. Now we have companies again which are from capital goods sector. Those are the likes of HLE Glasscoat. So it's a capital good company. So see, मैं chemical factories होके आया हूँ. I've visited almost 4 chemical factories now. I've talked to all of them. All of them say that they use glass lining reactors, जो या तो GMM Fowler के है या तो HLE Glasscoat के, एक तीसरी कंपनी और है which I'm forgetting उसके भी हैं. But what all of them do is कि जब भी उनको ये इंस्टॉल करने होते हैं अपने फैक्ट्री या प्लांट्स में, so what they do is कि they call GMM Fowler guy and they call अगर GMM Fowler guy को 1 घंटे के लिए मिलना है तो HLE Glasscoat guy को 55 मिनट्स बाद बुला लेंगे ताकि वो एक दूसरे को देख तो ही जाए कि HLE से भी आ रहे, GMM Fowler से भी आ रहे, राइट. So the thing is again this company doesn't have any float and multiple today are off the roof at 141 times PE ratio. Capital good के लिए this is something which I've never seen कि capital goods में जहाँ पे 12-13 साल बाद जाके replacement होती है, वहाँ पे 141-150 times का multiple रहे. And if we just do a simple reverse DCF for these companies and अगर हम यहाँ पे PAT के ऊपर करके देख लेते हैं, that is even assuming we are being more aggressive, तो अगर आपको 15% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए एंड आफ्टर 10 years ये कैपिटल गुड के वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, दैट इज 25 टाइम्स पी रेशियो, देन 34% के आसपास का जो इम्प्लाइड ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी के अंदर फॉर द नेक्स्ट एंटायर डेकेड. So whether that will happen or not, so that is a call that you have to take. But in such cases, whenever the growth goes off stream, then you end up losing money, then you end up losing capital. And this is why Mr. Buffett and Mr. Charlie Munger says that if you buy a good business at an obnoxious valuation, then there is a chance that you might end up losing money. So just उनको paraphrase कर रहा हूँ. And then they've always said कि even a good business has a price. So if the price is way too much, then see these are things that we leave for others. Let other people do such things. So half the battle in investing is one in knowing what not to do. Similar to HLE Glasscoat, there is a company by the name of Dixon Technologies, which is again a fantastic company, ODM manufacturer, OEM manufacturer, P multiple of 160 times. And similar to this, if you look at the financials and if you simply look at the reverse DCF of the company, if you simply run a reverse DCF for the company, now again you will find that just the multiple that the expectation in today's valuations are just off the charts. They're like just wacky expectations कि इतना expectation अगर पूरा हुआ तभी जाके आपका return बनेगा, right? So if we look at this, so if we look at the consolidated PAT, right? So I'm just looking at the consolidated profit after tax, consolidated cash flow statement, right? So because it's a low margin business, high asset turns, तो फिर भी आपका ROC बन जाता है. But if you look at consolidated PAT 171 crores के आसपास के, and if you want a 15% rate of return, and we assume कि after decade contract manufacturer वाला ही multiple मिलता है 35 times का लगा लो इंडिया के context में. बाहर की वैसे contract manufacturer को 12-13 का PE मिलता है, इंडिया में लगा लेते हैं 35 का. We are assuming that the earnings have to go up by 17-18x in next decade for you to make a 15% rate of return from it. So such things, it's always a choice. At the end, stock markets are about delayed gratification. If you really want exceptional IRRs or exceptional CAGRs, you have to respect valuations. There are few companies where you can forget, where you can choose not to respect valuations, but in companies where you actually, if you want to look at your portfolio, अगर मैं अपने आज portfolio की बात करूं, I bought Deepak Nitrite at a PE multiple of 8 times, right? We bought Laurus Labs at an EBITDA multiple of 12 or 13 times, EV to EBITDA. Almost first buying was done at 120-130 rupees, right?
एट दैट टाइम एक्सपेक्टेशन नहीं होती स्टॉक के अंदर कि आज इसके अंदर क्या रेट ऑफ रिटर्न बन सकता है। इफ आई लुक एट एग्जांपल ऑफ एपीएल अपोलो, आई बॉट एट अ पीई ऑफ 12 टाइम्स। 12 की पीई पे एपीएल अपोलो लिया था। नवीन फ्लोरिन 23-24 टाइम्स पीई मल्टीपल, राइट? All these companies had that exceptionalism about them कि earnings growth आ सकती है, but that was not baked into the valuation. We bought Saregama at a PE multiple of 16, 17 times, right? The beginning early, like buying started at almost a price of 800 rupees, 800 से 1500, 1800, then to the 2000 something. The average buying is close to 2200 rupees. Recently we owned two hospitals. One of the hospitals had a PE ratio of 35 times, but earnings can compound secularly for at 20-25% for next 4-5 years. The other one is at a free cash flow multiple of 10 times, and it can grow its EBITDA at 40-45%, right? Recently hospital webinar भी करा था, वहाँ पे हमने स्पेशली ऐसी कंपनीज को कवर करा था. But at the end you have to respect valuations, and whenever you're looking for really fast paced growth, एक दो blow ups तो होंगे, तो इस वजह से portfolio approach रहता है. But even there are two types of blow ups. एक blow up होता है कि आपने वैल्यूएशन को रिस्पेक्ट करा बट कंपनी की अर्निंग्स डीएक्सेलरेट होगी. दूसरा ब्लो अप क्या होता है कि आपने एक बहुत हाईली वैल्यूड कंपनी ले ली एंड कंपनी की अर्निंग्स डीएक्सेलरेट कर दी. तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ ब्लो अप्स दैट हैपन इन इन्वेस्टिंग. एंड आज इन कंपनीज के अंदर हमारा इम्प्लाइड एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ इज अ लॉट हायर. अगर ये इम्प्लाइड एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ पैन आउट नहीं करती, then it might end up becoming a little challenging for these companies to generate returns from here. One more company that we'll talk about now. This is one company which I own. So अब आपको मैं ये नहीं कह सकता कि आई एम बीइंग अ लिटिल बायस्ड और आई एम बीइंग अ लिटिल डुअल फेस, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ओवर वैल्यूड का ये मतलब नहीं है इट इज गोइंग डाउन टुमारो. सो यू हैव टू थिंक कि कहाँ से लगता है आपको ओवर वैल्यूएशन में भी पैसा बन सकता है अगर साइज ऑफ अपॉर्चुनिटीज है. The name of the company is Neogen Chemicals, and this is the most expensive ever stock I've bought. So starting valuation for this stock which I paid was close to 55-54 times price to earnings. आज तक मैंने किसी स्टॉक के लिए 54-55 times price to earnings नहीं दिया. And if I just look at the consolidated profit after tax for the company, it is at 38 crores. So it's a small company, right? So अगर हम बात करते हैं तो it's a very small company fairly, and size of opportunity is large enough for the business to keep growing. So size of the opportunity is there. So I'll just look at consolidated cash flow from operation, right? And just a moment. So we'll just check the net profit after tax for the company. So P&L may almost 38.25 crores of net profit which the company does. And if we just look at the earnings, 38.31 crores, and if we assume कि we need a 15% rate of return, and we assume कि after a decade company gets a price to earnings multiple of 35 times, चलो 40 ले लेते हैं कि हम सपोज करते हैं कि पीआई इंडस्ट्रीज जितना मल्टीपल है इसको 10 साल बाद भी मिलता है. Then again we are assuming कि next decade में 10x in 10 years इसका earnings जाना चाहिए. Now whether that can happen in Neogen or not, could happen, probably can happen because base बहुत छोटा है. बाकी कंपनीज में पेज इंडस्ट्रीज की बात करी हमने और दो तीन कंपनीज की बात करी है, बेस साइज बहुत बड़ा है. यहाँ नियोजन जैसी कंपनी में बेस बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इट हैज. कैन इट हैपन? कुड हैपन. अगेन नॉट अ बाइंग रिकमेंडेशन, बट अगेन आज प्राइस में वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है. आपको बिजनेस पे बेट करना पड़ेगा कि बिजनेस इतना ग्रोथ डिलीवर कर देगा. एंड सच बिजनेसेस में जैसे ही 2-3 क्वार्टर का भी ग्रोथ डीएक्सेलरेट होता है, then you get a very painful price correction. So this is why you have to, अगर जैसे if we bought at 800, now it is at 17-1800 के आसपास. So we are tracking it like a hawk कि अगर earnings deceleration हो गया, then that is the time we end up selling the stock, because जो हमें लगा था 3-4 साल बाद रिटर्न बनेगा वो ऑलरेडी within 9 months के आसपास ही बन चुके हैं. So we have to track these companies like a hawk, because a good investment is the one which is made most like a business person. And the business person always looks at the cash flow generating ability of the company, and he always looks at the valuation which he is paying for the company. Now these are some of the businesses where I think valuations are high, and earnings, if it disappoints, then it can lead to a little bit of downturn. Last business is IRCTC. So IRCTC के केस में what we'll simply do कि IRCTC में recently वो जो गवर्नमेंट का fiasco हुआ था, that risk also remains. And secondly IRCTC के केस में अगर आप simply यहाँ पे भी आप एक वो करके देखेंगे, simply अगर आप IRCTC में करके देखते reverse DCF, then you'll find कि
अगेन यहाँ पे इम्प्लाइड एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा, यहाँ पे जो इम्प्लाइड एक्सपेक्टेशंस है दैट्स सिमिलरली टू अ लॉट ऑफ द अदर कंपनीज आर रियली हाई। अब इम्प्लाइड एक्सपेक्ट, अब इंडिया मार्ट में आप देख लो क्या हुआ, it derated from a P multiple of 100 times to 50 times because implied expectations just went through the roof कि आपको 20-25%, 30-40% की ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। लेटेस्ट यूजर एडिशन आपको 15-20% का दिखाना ही पड़ेगा। जब वो सब नहीं होता, उसके बाद क्या होता है, यू गेट पेनफुल डी-रेटिंग, देन यू एंड अप लूजिंग मनी, देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग पीपल लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, देन यू लुक फॉर पीपल टू ब्लेम। नाउ दिस इज द थिंग, अगर हम इफ यू लुक एट इंडियन रेल, इफ यू लुक एट आईआरसीटीसी, सो आईआरसीटीसी का हम 2020 का नेट प्रॉफिट लेते हैं 513 करोड़ का। दैट इज द राइट मेट्रिक टू टेक बिकॉज like last 2 years the company has been hit, and if you so think कि after a decade it trades at a P multiple of 50 times ले लो, still we need to have a 10 bagger in earning profit after tax for the next decade. if we अगर 10 साल बाद 40 के PE पे ट्रेड करता है, then we need to have a 27.5% compounded annual growth rate in the earnings of the company for the next entire decade. Whether that is cheap or expensive, वो आप लोगों का सोचने का काम है। हमारा आपको क्या काम है, नॉन बायस्ड इन्फॉर्मेशन बताना कि एक्चुअली में वर्ल्ड में अभी इस टाइम पे चल क्या रहा है। एंड एक्चुअली में मेरे को लगता है इस टाइम पे इंडियन मार्केट में कुछ पोर्शंस हैव बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव, सो दोज आर द पोर्शंस वी आर टिपिकली ट्राइंग टू अवॉइड। सो हम लोगों ने मतलब हम लोगों ने भी क्या सोच के हॉस्पिटल्स, फाइनेंशियल्स, सेलेक्ट फ्यू केमिकल कंपनीज, and then there are niche industrial consumables, and then there are companies into there are companies into music licensing। तो इस टाइप की कंपनीज के अंदर ज्यादा देख रखा है जहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ी रीजनेबल भी है एज कम्पेयर टू द ग्रोथ दे ऑफर। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ टॉप 10 टू टॉप 11 कंपनीज जहाँ पे आज हॉरिबल ओवर वैल्यूएशन हो रखी है। एंड शायद से कुछ कंपनीज के अंदर अगर अर्निंग्स ग्रोथ आ जाए तो ओवर वैल्यूएशन भी कवर हो जाएगी। all these are epic businesses, one of the all these are moated companies, competitive advantage बहुत strong है, but there is no doubt कि आज वैल्यूएशन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अगर आपको तिजोरी फाइनेंस के लिए साइन अप करना है, देन यू कैन यूज द कूपन कोड SOIC015। एंड तिजोरी फाइनेंस में एक्चुअली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सॉर्ट ऑफ एंटर योर पोर्टफोलियो एज वेल, एंड आपको अपने पोर्टफोलियो का जो पूरा XIRR है वो भी पूरा पता लग जाएगा। इट कीप्स गेटिंग कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सैंपल में एंटर कर रखा है कि आपका XIRR पूरा कैलकुलेट हो सकता है। आप करंट वैल्यू के साथ, आप डेट के साथ डाल सकते हैं, या डिफरेंट ट्रांजैक्शंस में अगर अपना आप पोर्टफोलियो ले रहे हैं तो आप बेसिकली कैसे ले सकते हैं, एंड द एंटायर थिंग कैन बी डन। एंड सेकंडली यू कैन आल्सो क्रिएट द वॉच लिस्ट, एंड देन देयर इज आल्सो ऑप्शन ऑफ टाइमलाइन व्हिच इज लाइक ट्विटर। तो आपको अपनी कंपनीज का लेटेस्ट जो रिजल्ट अपडेट है या कंपनीज में क्या रीसेंट अपडेट्स आ रहे हैं, तो आपको एक क्यूरेटेड ट्विटर की तरह अपनी कंपनी के लिए एक टाइमलाइन मिल जाएगी। जैसे फार्मा कंपनीज के लिए जो भी कोई इंफॉर्मेशनल ट्वीट डाल रहा है ट्विटर पे, तो सारे का सारा मेरी जो फीड है उस पर क्यूरेट होके आ जाएगा। So Keen, thank you so much for joining us. See you tomorrow in the session of in the session of a company which is into the chemical space and it is doing huge capex. And Sasa, this month we are doing 4 live classes for SOIC members, and next month we also have the forensic analysis webinar lined up for the SOIC members. Thank you so much for joining us. Hope to see you in the next session of SOIC. Jai Hind.